हिंदी साहित्य और पीएचडी की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, इस समय हमारा जो चर्चा का विषय है वह है आत्मकथा आबहुदरी, जिसकी लेखिका है रमणीका गुप्ता। देखिए, अपनी आत्मकथा के माध्यम से रमणीका गुप्ता ने हर एक उस परंपरा का या मर्यादा का जिक्र किया है जो उस समय सामंती परिवारों की होती थी, और साथ ही साथ उन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से उन्हीं सभी मर्यादाओं का और उन सब मान्यताओं का उल्लंघन भी किया है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो समाज का विद्रोह करती है, जो उस समय लड़कियों को बोलने की इजाज़त तक ना देता था। रमणीका गुप्ता ने दिखाया कि स्त्री किसी भी लेवल पर या स्तर पर पुरुष से कम नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करती रमणीका गुप्ता एक राजनीतिज्ञ भी बनी। उनकी जब आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने क्या क्या शोषण झेला। तो वही कुछ कथा यह आत्मकथा कहती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आत्मकथा को। उपभाग 31 से। आप जानते हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने इस आत्मकथा को कई उपभागों में विभक्त किया है, क्योंकि दो भागों में है, भाग 1 और भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज से उपभाग 31 से। देह की भूख। हमने आपको पहले भी बताया कि आत्मकथा का हर उपभाग का जो टाइटल है स्वयं ही कुछ ना कुछ कह जाता है। तो देह की भूख मतलब कोई ना कोई भूख ऐसी होगी देह की, जिसके बारे में यहाँ पर रमणीका गुप्ता चर्चा करती हैं। सर्दी के कारण दादी, मैं और भाभी एक साथ सोते, क्योंकि कोयटा में बहुत सर्दी पड़ती थी, जिस कारण मेरी भाभी, मैं और मेरी दादी एक कमरे में सोते। मेरे पापा और बीबी जी अलग अलग कमरे में सोते। क्यों? क्योंकि मेरे पापा फौज में थे, कभी कभी आते थे, और जब भी आते तो बीबी के साथ ही रहते। दादी को दमे की और गठियाबाई की बीमारी थी, जिस कारण चलना फिरना उनसे नहीं हो पाता था। सर्दियों में तो उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती, लाठी पकड़ कर वह चलती। क्यों? क्योंकि सर्दी में उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, उनका सांस जो है अक्सर फूलने लगता, और गठियाबाई की वजह से पैरों में इतनी परेशानी थी तो चल नहीं सकती थी। आरती और जपूजी साहिब का पाठ रोजाना मेरी दादी करती। दादी पूरी रात हम दोनों बहनों का और मेरी भाभी का ख्याल रखती। भैया साल में केवल 2 बार ही घर आते। क्यों? क्योंकि फौज में थे, जिस कारण मेरी भाभी से उनका मिलना जुलना बहुत कम होता था। वो साल में केवल 2 बार ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए आते। उनकी अनुपस्थिति में बेचारी भाभी क्या करे। देखिए, जवान लड़की थी, यौवन सर पे था, तो भाई नहीं था, जिस कारण वो अक्सर क्या करती थी कि जब मेरे पिताजी और मेरी माँ रात को मिलते थे तो वह उनके कमरे से आने वाली आवाज़ों को अक्सर सुनती थी और मुझसे भी सुनने को कहती थी। बीबी जी और पापा जी की आवाज़ों को भाभी रस ले लेकर सुनती, कभी कभी मुझे झांकने को कहती। और एक बार तो मेरी भाभी ने क्या किया, मुझे ऐसा धक्का मारा कि मैं जाकर सीधी कमरे में ही गिरी। यहाँ पर मेरे पिताजी और मेरे जो माता जी हैं दोनों नंगे लिपटे हुए थे। हालांकि कमरे में अंधेरा था, किंतु फिर भी कुछ न कुछ नज़र मुझे आ ही गया। मैं जवान, भाभी पूरे यौवन से भरी। भाभी अक्सर मुझे पापा और बीबी के बारे में बताती, किंतु उस समय मैं छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि भाभी क्या बताना चाह रही है। पापा जी के कमरे से आवाज़ें आने पर भाभी मुझे चारपाई पर खींच लेती और मुझे चूमने चाटने लग जाती। देखिए, जैसा कि स्वयं में ही टाइटल कहता है देह की भूख, तो यहाँ पे भाभी की जो देह की भूख है उसके बारे में रमणीका गुप्ता चर्चा कर रही हैं कि भाभी अक्सर क्या करती, जब ऐसी आवाज़ें आती तो मुझे चार पर के खींच लेते और मुझे भैया समझ के चूमने चाटने लग जाती। यह सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह अब बीज मेरे अंदर पड़ चुका था भाभी की इन हरकतों से कि शायद पुरुष और स्त्री का ऐसा कोई संबंध भी आपस में होता है शादी के बाद। मैं सोचती, बड़ी होकर अपने साथ मैं यह सब नहीं होने दूंगी जो यह सब आजकल चल रहा है मेरे साथ। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, और अब भाभी भी इन्हीं कामों पर शुरू हो गई। तब मैं सोचती मुझे भी एक पति मिल जाए, ताकि मुझे भाभी की इन गंदी हरकतों से मैं मुक्त हो जाऊं। दर्जी के कारण मुझे पुरुषों से नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वह हमेशा अपना लिंग निकालकर मुझे और मेरी सहेली तोशी को दिखाता, जिस कारण मैं उससे क्या है, उससे तो क्या पूरे पुरुष समाज से ही नफरत करने लगी। किंतु केवल एक बलराम ही था जिससे मुझे प्यार हुआ। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा पुरुष था जिसने कभी भी मुझे यौन शोषण के प्रति उत्सुकता नहीं दिखाई मेरे प्रति, क्योंकि हर पुरुष ने मेरा सदैव ही यौन शोषण के उससे ही इस्तेमाल करना चाहा, केवल एक बलराम को छोड़कर। और शायद उसकी यही एक क्वालिटी थी या विशेषता थी उसके चरित्र की जो मुझे पसंद आई।
दर्जी के कारण पुरुषों से नफरत, लेकिन बलराम से प्यार। दादी पूछती क्या हुआ, मैं कहती मुझे डर लग रहा है। अक्सर जब मेरी भाभी मेरे साथ ये हरकतें करती तो मैं चिल्ला पड़ती। तब मेरी दादी पूछती क्या हुआ तो मैं कहती भाभी के बारे में ना बताकर के मुझे डर लग रहा है। तो दादी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी चारपट पर सुला लेती। सामने के पंजाबी परिवार के साथ हमारा आना जाना था। वहाँ पर एक बाबूजी नाम के व्यक्ति थे जो अक्सर हमारे घर आते थे अपनी पत्नी के साथ, और कभी कभी मेरे माता पिता भी उसके घर जाते। किंतु जब मेरे पिता ड्यूटी पर चले जाते तो मेरी बीवी अर्थात मेरी माँ और वह बाबूजी एक कमरे में बैठकर एक साथ ही बात करते। बीवी रोती तो आंसू पूछते, कभी वो उसे देखता कभी वो उसे देखता, जिससे मेरी भाभी अक्सर ये अंदाजा लगाती थी शायद इनके बीच में कोई रोमांस चल रहा हो। आज तक किंतु मैं ये नहीं कह सकती कि वह रिश्ता क्या था। भाभी सभी स्त्रियों को पुरुषों से जोड़कर ही देखती थी, और शायद यही कारण था कि मेरी माँ को भी वो ऐसे ही जोड़कर देख रही थी। चलिए बढ़ते हैं उपभाग 32 की ओर। भाभी। भाभी देखे टाइटल है इसका, तो आप जान सकते हैं कि भाभी के बारे में ही कोई चर्चा यहाँ पर होगी। भाभी असहज परिस्थितियों में पली बड़ी थी। हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि उसकी भाभी क्या है, अफ्रीका में पली बड़ी थी अपनी बहन और जीजा के साथ। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, और जिस कारण भाभी को क्या कहा जाता था, एक अशुभ औलाद कहा जाता था। आप जानते हैं कि पहले समाज में एक मान्यता होती थी कि जो भी बच्चा पैदा होता है अगर उसके माँ या बाप का देहांत हो जाए तो उसे कहते थे कि अपने माँ बाप को पैदा ही होते ही खा गया, कितना मनहूस है। तो वही मेरी भाभी के साथ था। जब भाभी हमारे घर ब्याह कर आई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष की थी। सास मेरी जो माँ है वो स्वयं दबंग थी। बहू की बातें ही सजने संवरने का उन्हें शौक था। पति उनका क्या था, भाभी का या मेरा भाई क्या था, बहुत पढ़ाकू था, जिस कारण वह घर पर नहीं रहता था, बाहर ही रहता था, और बाहर से आकर अक्सर मेरी भाभी को अपने रोमांस के किस्से सुनाता था। पापा मेरे रोमांस से भरे थे, दादी मेरी प्यार से भरी थी। ऐसा परिवार मेरी भाभी को मिला था, और मैं और उर्मिला थे जो उसकी सखी बनकर रहते थे। पति कॉलेज में रहता था, अर्थात मेरा भाई ससुर सखियों से घिरे रहते थे। उसकी शादी में मिले जो कपड़े थे, अर्थात मेरी भाभी की शादी में जो कपड़े मिले थे, वो मेरी बीवी मेरी माँ ने सबको बांट दिए थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था जो बेटा है वह लाहौर में पढ़ता है और बहू यहाँ पर अकेली रहती है। कहीं बहू का रंग बिरंगे या तरह तरह के कपड़े पहनने से मन ना भटक जाए, किसी और से वो प्रेम संबंध में ना फंस जाए, या कहीं मेरे पिताजी से ही ना फंस जाए, इस बात का डर मेरी बीवी को रहता है, जिस कारण वो क्या करती हैं, सारे कपड़े उनके जो शादी में मिलते हैं उन्हें बांट देती है। मेरी माँ का सोच थी या विचार था कि सादा पहनेगी और सादा सोचेगी, मन नहीं भटकेगा। भाभी को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आने लगा। भाभी अब हमारी बहन की तरह हो गई थी। जैसे हम दोनों बहनों का पालन पोषण हो रहा था, ऐसे ही मेरी भाभी का भी हो रहा था। किसी प्रकार का भेदभाव मेरे माता पिता ने हमारी भाभी के साथ नहीं किया। भाभी क्या करे, अकेली रहे, इसलिए सबसे बचने के लिए, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए मेरे पिताजी ने एक मास्टर उनके लिए रखा। नृत्य की जो ट्रेनिंग है उन्हें दिलानी शुरू की ताकि वो कुछ सीख जाए। सास ससुर के मुताबिक चलने वाली एक बहू है मेरी भाभी। एक ऐसी बहू है जो अपने पति की सारी बातों को सुनती है और खुश रहती है, जो नंदों से भी प्यार करती है, उनके साथ खेलती है कूदती है, सास ससुर की बातें मानती है और दादी की बात भी मानती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 33 की ओर। फौजी भाईचारा। देखिए जैसा कि आप समझ सकते हैं इसी से, कोयटा से स्कूल बहुत दूर था नौशेरा में, तो हमें स्कूल जाना, हॉस्टल में रहना अलाउड नहीं था, क्योंकि हम सामंती परिवार से संबंधित लड़कियां थी। उस समय सामंती परिवार में लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, किंतु हमारे पिताजी खुले दिमाग के, खुले विचारों के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम इन्हें पढ़ाएंगे। तो जिस कारण स्कूल जाना तो हमें अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत दूर था नौशेरा में। तो एक मास्टर हमारे लिए घर पर ही रखा गया। मास्टर कौन? पूरनचंद। आप जानते हैं किस प्रकार यौन शोषण ये पूरनचंद रमणिका गुप्ता का करते हैं, उनके बारे में बताते हैं किस प्रकार वह घर में अब हस्तक्षेप करने लगा था। ये रमणिका गुप्ता ने आत्मकथा की शुरुआत में हमें बताया था, और किस प्रकार हाथों से रमणिका गुप्ता के अंगों को वो छेड़ने लगा था, इसका जिक्र भी किया। दोबारा वही मास्टर उन दोनों बहनों को पढ़ाने आने लगता है। 8वीं पास कर ली थी मैंने, बीच में दाखिला कहाँ से मिले, इसलिए घर पर ही होम ट्यूटर आ गया। हॉस्टल के लिए कोई राजी ना था। भाई पेशावर में ब्रिगेडियर की लड़की से प्रेम प्रसंग में फंस रहे थे, किंतु मेरी माँ नहीं चाहती थी कि ब्रिगेडियर जाट परिवार से जो है संबंधित है, तो जाटों की लड़की हमारे घर में आए। इस कारण वो क्या करती है कि अखबार में एक विज्ञापन दे देती है कि क्या
कोई लड़की है विवाह के योग्य, तो अपने बेटे का बायोडाटा दे देती है और लड़की की तलाश करने लग जाती है। अब यहाँ पे बलराम के बारे में तोशी को पता चलता है कि बलराम ऐसे ऐसे पेशावर के आसपास किसी गांव में रहता है, तो वहाँ से वो पत्र लिखता है और तोशी उन पत्रों को लाकर मुझे देती है। अब यहाँ पर वो बताती हैं फौजी भाईचारा के इस आगे कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ से हमारे घर पर आने जाने लगे हैं। हैदराबाद के ये ऑफिसर्स हैं, कभी हमारे मम्मी पापा उनके घर पे जाते, कभी वो हमारे घर पर आते। बड़ी बड़ी पार्टियां होती, कभी हमारे घर में और कभी क्लब में। गोरखा पलटन के लोग भी आने जाने लगे, वह भी आते जाते, जिसमें से एक गोरखा की बीवी को एक हिंदुस्तानी से प्यार हो गया। रोज डेली उनका लड़ाई झगड़ा होने लगा। यह सब देखकर मुझे हंसी भी आती, किंतु मैं सोचती कि क्या कर सकते हैं। एक गोरखा की पत्नी हिंदुस्तानी के साथ प्रेम प्रसंग में फंस गई। कई बार वह पकड़ी भी गई, किंतु बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पिताजी को आदत थी विस्की पीने की, और रोज वह या तो पार्टी में विस्की पीते और पार्टी में नहीं पीते तो घर पर बैठकर विस्की पीते। हैदराबाद के ऑफिसर्स में एक बात जो मैंने देखी, वो क्या देखी, कितनी विचित्र बात यहाँ पे मुझे देखने को मिली। क्या कि जो हैदराबाद के जो अफसर हैं, उनके जो रसोइया थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। और जो मुस्लिम थे ऑफिसर्स, उनके रसोइये तो ब्राह्मण थे ही थे, और जो ब्राह्मण ऑफिसर्स थे उनके रसोइये कौन थे, मुस्लिम्स थे। देखिए किस प्रकार जाति का यहाँ पे विरोध किया गया है। एक विरोध यहाँ पे वो बताना चाहती है कि जाति यहाँ पे कोई इतनी मान्य नहीं रखती थी। दूसरा मैंने देखा कि हैदराबाद के जो ऑफिसर्स हैं वो मुस्लिम थे ज़्यादातर। हैदराबाद आप जानते हैं एक रियासत भी रही है कभी मुसलमानों की, तो वहाँ पे आज भी बहुत मुस्लिम्स हैं। तो साइना जो हमारी है, मिर्ज़ा सानिया मिर्ज़ा, वो वहीं की है। तो उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे पर्दा की प्रथा नहीं थी। अब यहाँ पे वो आगे जिक्र करती हैं उपभाग 34 में मंझले भाई की शादी, अपने बीच वाले भाई की शादी का जिक्र वो यहाँ पे कर रही हैं, और ये उपभाग है 34। लड़की की खोज जारी रही क्योंकि माँ जाटों से शादी कराने के लिए तैयार ना थी। मास्टर के साथ रावलपिंडी लड़की देखकर आई मेरी माँ, और उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगी कि जिस लड़की को मैं देखकर आई हूँ वो कैसी है, बहुत ही खूबसूरत है। थापर फैमिली से या परिवार से जो है रिश्ता जोड़ा जा रहा था, जो बहुत अमीर थे, बहुत धनी थे, उनकी कई सारी फैक्ट्रियाँ भी थी, किंतु उनके क्या था, कोई वारिस नहीं था, कोई बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियाँ या 3 बेटियाँ ही थी जिनके साथ रिश्ता तय किया जा रहा था। खूब दान दहेज मिलता जब शादी होती। भैया ने लड़की को देखा और हामी भर दी। क्यों? क्योंकि लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। शादी छोटी की जगह बड़ी से कर दी गई। पहले घूंघट का रिवाज था, सामंती परिवारों में जब बहुएं आती थी घूंघट करके आती थी, उसी घूंघट के कारण क्या उन्होंने धोखा कर दिया। शादी करनी थी छोटी लड़की से, किंतु कर दी बड़ी लड़की के साथ। जब वह घर आई तो सबने देखा कि तो वह लड़की नहीं है जिसे हम देखकर आए थे। दुल्हन कैसी थी? बहुत काली थी और हाइट में क्या है, बहुत छोटी थी। तभी मास्टर जो लड़की को दिखाने लेके गया था वो कहता है शायद उस समय जब हम देखने गए थे उसने हील पहन रखी थी। लड़की का जब मेकअप उतरता है तो देखते हैं कि उसका रंग कैसा है, काला है। तो वह कहता है शायद उस समय मेकअप में रंगा पोती करके हमें इसे दिखाया गया था। पापा ने आखिर में कहा कि अब जैसी भी है इसे हमें अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है, देखने वाले का कसूर है। जब तुम तीनों जाकर लड़की को देख के आए थे उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अब ये जैसी भी है इसे हमें अपनाना होगा। कुछ दिन बाद मेरे भैया पेशावर जाने लगे और साथ में मेरी भाभी को ले गए। वो चाहते तो शादी से मना कर सकते थे, ब्रिगेडियर की लड़की को अपना सकते थे, किंतु परिवार के मान सम्मान और इज्जत के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी कुरूप भाभी को अपने साथ पेशावर ले गए। शायद जाटों की लड़की घर में ना आए इसलिए कोई यह चाल थी मास्टर की और किसकी, मेरी बीवी की। इस कारण उन्होंने ऐसी लड़की के साथ मेरे भैया का रिश्ता कर दिया। आगे बढ़ते हैं उपभाग 35 की ओर। चरित्र विहीन हरकतों का सिलसिला। देखिए कोई हरकतें ऐसी हैं जिसमें चेहरा विहीन है, चरित्र विहीन है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी चेहरा हो, कैसा भी चरित्र हो। तो ऐसी हरकतों का एक सिलसिला यहाँ पे जारी है। मेरे नाम का एक बंद लिफाफा मेरे घर पर आया। रमणिका गुप्ता यहाँ पे बताती है कि एक बंद लिफाफा आता है जिस पर मेरा नाम लिखा होता है। बीबी ने उस दिन यह पत्र ना पढ़ा। अक्सर कोई भी पत्र आता था तो मेरी बीबी लपक कर जाती थी और पत्र को पढ़ने लग जाती थी, किंतु पिताजी घर पर थे। शायद इस कारण बीबी ने सोचा कि कौन लिखेगा, तो वो पत्र पर ध्यान नहीं देती। डाकिये ने मुझे पकड़ाया।
सब हैरान हो गए कि किसका पत्र है, किंतु मैं क्या है उसे एकांत में लेकर भाग गई। रमणा किसका पत्र है, माँ ने पूछा, पिताजी ने पूछा, किंतु मैं क्या है उनको अनसुना करके भाग गई। मैं बाथरूम में घुस गई ताकि एकांत, गुसलखाने में जिसको कहते हैं, घुस गई ताकि एकांत में पत्र पढ़ सकूं और कोई मुझे ना देखे कि इसमें क्या है। मास्टर ने किंतु मुझे देख लिया, मेरे चेहरे की उड़ती हुई हवाइयों को देख लिया कि पत्र किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे मैं सबसे छुपाना चाहती हूँ, जिसके बारे में किसी को पता ना लगे। मैंने कहा, वह आया मेरे पास और मुझसे पूछा कि वह पत्र किसका है, मुझे बता। मैंने कहा तोशी का है। तो कहता, अच्छा ला मुझे दिखा, वरना मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। मास्टर, पत्र को मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी तलाशी करवा दूंगा। तभी मैं उस पत्र को अपनी छोटी बहन उर्मिला को देती हूँ और जैसे वो लेके भागती है, मास्टर उसे पकड़ लेता है। मास्टर छीनकर पत्र को पढ़ने लगा। बलराम का पत्र है और वह लिखता है उसमें कि रमणा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ रावलपिंडी के पास। रात को अब यहाँ पे मास्टर ने क्या किया, पूरनचंद ने मेरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। रात को 10 बजे तक वह रोज मुझे पढ़ाता। वह पत्र के बदले पूरी रात मेरे कच्चे शरीर से खेलता रहा। देखिए, यौन शोषण यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से मास्टर किसका, रमणिका गुप्ता का करने लग जाते हैं। एक छोटी लड़की का जिसको अभी इतना कुछ जानकारी है भी नहीं, उसके साथ वह यौन शोषण करने लग जाते हैं। वह अलग अलग तरीके से मुझे अपना रहा था और कभी किसी प्रकार से मुझे छेड़ रहा था। बस किसी को पत्र का ना पता चले, इसलिए मैं वही करती जा रही थी जो मास्टर मुझसे कहता। मैं नहीं चाहती थी मेरे पिताजी के सामने मेरा ये पत्र आए। यह रोज का किस्सा हो गया। वह रोज आता, रोज इसी प्रकार मेरे शरीर के साथ खेलता। डर घृणा, पहले मुझे उसे डर लगता था कि कहीं बता ना दे, किंतु धीरे धीरे डर क्या है घृणा में बदल गया कि कितना गंदा आदमी यह है, एक पत्र के बदले में मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। उसका चेहरा भूल कर मैं सांप में लिप्त हो गई। अब क्या है, इसकी मुझे आदत पड़ गई। रोज जो मास्टर करता था उसकी मुझे आदत पड़ गई और उसके लिंग को यहाँ पे वह एक बात कहती है, सांप की संज्ञा यहाँ पर वो देती है कि किस प्रतीक मानती है कि उसका चेहरा भूलकर, अर्थात मास्टर का चेहरा भूलकर अब मैं सांप में लिप्त हो गई। मैं भूल गई सब कुछ और ये सब क्या है, मेरी आदत बन गई। जो मास्टर रोज मेरे साथ करता वह मेरी आदत बन गई और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा। केवल उसका चेहरा मैं नहीं देखना चाहती थी, किंतु जो वो मेरे साथ करता उसमें मुझे क्या है, रस आने लगा। यह अब मेरी जरूरत बनती जा रही थी। अब चेहरे की तलाश में मैं पड़ गई कि कोई ऐसा मुझे मिले। चेहरा विहीन या चरित्र विहीन मास्टर से मेरा मन भर चुका था, किंतु जो वो मेरे साथ करता था उसकी आदत मुझे पड़ गई। तो मैं चाहती थी अब कोई चेहरे वाला व्यक्ति ऐसा मिले जो रोज मेरे साथ ये करे, किंतु स्नेह से भरा हुआ। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पता चला कि मास्टर ने जो पत्र है वो पापा जी को दे दिया। मास्टर रावलपिंडी खोजने गया बलराम को और घर आके मेरे पिताजी को बताता है कि वह एक साधारण परिवार का लड़का है, बहुत ही आम परिवार का लड़का है। काश मैं मारपीट से ना डरती उस समय। काश मैं रमणिका गुप्ता सोच रही है कि काश मैं पहले ही, अगर मुझे ये पता होता कि ये इस प्रकार से ऐसे खुद ही बता देगा मेरे पिताजी को, तो काश मैं ही क्यों ना बता देती। क्यों मैं मारपीट से उस समय इतनी डर गई थी कि मैं स्वयं ना बता पाई और इसने मेरे साथ क्या है, मास्टर ने धोखा किया। वह कहता वह बात करेगा। अक्सर वह मुझसे आकर कहता कि चलो कोई नहीं, अब मैंने बता दिया है तो मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करूंगा कि तुम्हारी और बलराम की शादी करा दिया, रिश्ता तय कर दिया जाए। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो बस मेरी देह से ही खेलता रहा और क्या है, धीरे धीरे एक सेक्स की जो भूख है वो मुझे लग गई। तो देखिए, एक बोल्डनेस के साथ वो बताती है कि किस प्रकार मास्टर उसका यौन शोषण करता है और वो करवाती हैं, आनंदित भी होती हैं, रस भी लेने लग जाती हैं, किंतु एक जो चेहरा है मास्टर का वो उन्हें पसंद नहीं आता और यहीं से घृणा का एक दौर शुरू होता है। किंतु जो शरीर की भूख है वह पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए मास्टर को घृणा के रूप में वो अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।